नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुसया साहू। आज की हमारी मेहमान हैं भारत सरकार के उपक्रम में लंबे समय तक राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी श्रीमती वंदना सिंह जी। हिंदी भाषा के क्षेत्र में इनके कार्यों की सूची काफी लंबी है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में तथा इनके हिंदी भाषा की प्रगति में किए गए कार्यों के बारे में। नमस्कार वंदना जी, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की तरफ से मैं अनुसया साहू आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार अनुसुईया जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलके जी बहुत खुशी हुई। जी। अम, वंदना जी, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं बड़े शुभ अवसर पर आपका। तो अब आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता। आ, जन्म तो मेरा उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में हुआ। हम्म। और लेकिन बचपन मेरा बहुत अलग अलग स्थानों पर बीता, क्योंकि मेरे फादर सिविल सर्विस में थे। जी तो दूसरे तीसरे साल उनका कभी इस जिले से उस जिले, मतलब उत्तर प्रदेश में की सर्विस में थे, इसलिए जगह जगह जिले बदलते रहे। तो मेरी पढ़ाई भी विभिन्न विभिन्न स्कूलों में हुई है, तो किसी एक जगह का तो मैं नहीं कह सकती। जी। हाँ, ग्रेजुएशन तक ऐसे ही रहा है मेरा कि इधर उधर करके। तो बहुत जगहों पर पढ़ाई की मैंने और बचपन मेरा बीता है। जी। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, जरा आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मेरी पढ़ाई मैंने हिंदी साहित्य में एमए यानी परास्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्पन्न की थी, उत्तीर्ण की थी। और इसके बाद जब मैं सर्विस में थी अपने राजभाषा अधिकारी के रूप में, तो मुझे ऐसा लगा कि चूंकि अनुवाद वहाँ बहुत करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि अपने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अनुवाद में भी मुझे थोड़ा और अच्छा अनुभव हो। तो मैंने हिंदी अनुवाद विषय पर लखनऊ विश्वविद्यालय से हम्म। भी मैंने परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कि प्रथम श्रेणी से की थी। हम्म। उससे मुझे बहुत सहायता मिली अपने काम में। अच्छा। तो दो विषयों में परास्नातक हूँ मैं, आप ऐसे कह सकती हैं। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी। तो अब मैं आपसे आगे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि हिंदी राजभाषा के क्षेत्र में कार्य करने जी, का फैसला आपकी अपनी रुचि थी या मौका मिला इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। दोनों ही बातें थी। जी। दोनों ही बातें थी, मुझे रुचि थी सदैव से हिंदी साहित्य को। हम्म। मेरा एक विषय ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैंने हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में लिया। फिर हम्म। उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो साहित्य हिंदी की किताबें पढ़ना, साहित्य कविता वगैरह का मुझे शौक तो बहुत था। हम्म। और मौका भी मुझे मिला जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और हालांकि ये मौका मुझे विवाह के 4 5 6 साल बाद मिला। हम्म। और वैकेंसी थी तो मैंने अप्लाई किया हम्म। और फिर मेरा चयन हो गया। तो मुझे भी बहुत, क्योंकि मनपसंद विषय में आपको जॉब भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है करने में। जैसा आपने चाहा वैसा आपको मिल गया। जी। तो आपके बैकग्राउंड में, आपके घर में भी हिंदी का माहौल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल रहा। मेरे पिताजी ने जो प्रशासनिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उसमें भी उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर से, उन्हें बहुत, मतलब उसका बड़ा उन्हें फायदा मिला था। तो वो हम लोगों को हमेशा हिंदी के विषय में बहुत कुछ बताते रहते थे अपने। और मेरी माँ को भी बहुत शौक था, खासतौर से उस समय पर एक हिंद पॉकेट बुक से लोग किताबें मंगाते थे बाई पोस्ट। जी तो जी। वो तो सब लोग नहीं मंगाते थे, लेकिन जिनको शौक था, तो मेरी माँ को बहुत शौक था, तो किताबें रेगुलर हमारे यहाँ बाई पोस्ट आती रहती थी हिंद पॉकेट बुक से। हम्म। तो उसमें अच्छे अच्छे चतुर्सेन जी के, गुरुदत्त जी के, इस तरह के, और साहित्यिक, मतलब वैसे हिंदी साहित्य तो नहीं कह सकते, लेकिन फिक्शन ही की, या फिर कविताओं की किताबें, हम्म। ऐतिहासिक जैसे किताबें वगैरह भी आती थी। तो बचपन से उनको हमने देखा उस माहौल को, और बड़ा एंजॉय किया उन किताबों को पढ़ के। तो इसलिए रुचि तो मेरी तभी से बन गई थी। क्या बात है, क्या बात।
ओके। राजभाषा अधिकारी के रूप में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जी हाँ, मैंने जब राजभाषा अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया तो चुनौतियां तो बहुत थी उस समय। क्योंकि अ, जैसे ऐसा कहना चाहिए कि लोग एक बंधे बनाए फॉर्मेट में काम करने के आदी होते हैं। फाइलों में टिप्पणियां और ड्राफ्टिंग, इस सब का एक इंग्लिश का बना बनाया सेट सा होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान ज्यादा होता है, लेकिन वो बना बनाया होता है, थोड़ा बहुत हेर फेर करके लोग उसको फिर से बना लेते हैं। और जो जिसको कहना चाहिए सर्विस बुक वगैरह में जो नियम होते हैं, जो लीगल चीजें होती हैं, वो सब अंग्रेजी में होती हैं, होती थी, मतलब कम से कम उस समय तो जरूर थी। हम्म। तो लोगों को ये आसान लगता था कि अंग्रेजी से हिंदी में स्विच ओवर करना उनके लिए काम था, उनके लिए एक काम था। और हम्म। मेरा काम था कि उनसे हिंदी में स्विच ओवर कराना। तो ये चुनौती तो हो जाती थी उनके लिए, जी। उनसे एक बार कहना कि अब आप हिंदी में भी लिखिए। हम्म। और ये राजभाषा नीति जो बनी थी कि इसमें ये नियम है, उसके तहत हम जी। भारत सरकार के कार्यालय में हैं। हम्म। हमारा दायित्व तो है कि हम उस नीति का पालन करें। बिल्कुल। तो उस नीति के पालन करने में बहुत चुनौतियां तो थी। सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे खुद जो महसूस होती थी वो हम्म। ये थी कि उस समय कंप्यूटर पर हिंदी का इतना अच्छा चलन। सिस्टम हाँ, सिस्टम नहीं। नहीं था। हम्म। एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था, मैं वर्ड का या इसका, तो वो डाला जाता था, कभी वो चलता था कभी नहीं चलता था। तो हिंदी कंप्यूटर कार्यालय में तेजी से आ रहा था और हिंदी उतनी तेजी से कंप्यूटर पर नहीं आ रही थी। ये हम्म। तो बिल्कुल निश्चित था। तो इसलिए हिंदी वहां मुझे बड़ी पिछड़ती हुई सी दिखाई अच्छा। पड़ती थी, क्योंकि वहां मैं किसी को कह नहीं सकती थी कि अब आप कंप्यूटर पे मत करिए, वो कहते थे हम इस पे कैसे करें। हम्म। तो लेकिन हर चीज का जब आप चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हल निकलता है। कुछ समय बाद हमें और जो बड़े संस्थान थे उन वहाँ के लोगों से संपर्क किया, जो हमारे सहयोगी लोग थे, कि कैसे आप लोग क्या हो रहा है। तो पता चला कि यूनिकोड इनेबल करना होता है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां आपको बता नहीं रही हैं, लेकिन उसमें इनबिल्ट है। सिर्फ हम्म। आपको यूनिकोड को इनेबल करना है। आप हम्म। इनेबल कर लेंगे, उसके साथ इन स्क्रिप्ट टाइपराइटर भी आपको उसी में चालू हो जाएगा, और आप आराम से, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम्म। जैसे अंग्रेजी का भी तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रैक्टिस ही तो करते हैं ना, तभी तो ऐसा तो कीबोर्ड की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। धीरे धीरे उसको मैंने सभी कंप्यूटर्स पे, वो मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। हम्म। और थोड़ा ये था कि लोगों का एक मानसिक रूप से परिवर्तन लाना, कि आप इसे क्यों करें, ये हम्म। समझाना हम्म। चुनौतीपूर्ण लगता था। हम्म। तो उसमें बहुत मुझे जूझना पड़ता था कि इसको हम कैसे सबको इस बात के लिए कन्विंस करें। तो जी। मैंने बाद में यह सोचा कि जैसे हम लोग बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, उनको हम लोग फिर दूसरी तरीके से समझाने बुझाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट तुम्हें ऐसा करना है। अगर हम्म। उन्हें नहीं समझ आ रहा है, हम्म। उसको थोड़ा रुचिकर बनाने का काम शुरू किया मैंने। अच्छा। कि लोगों को उनके काम से संबंधित डिक्शनरियां, मतलब एक इन ऑफिस डिक्शनरियां बनाई, कि हाँ। आप प्रशासन का काम करते हैं तो आपको प्रशासन की डिक्शनरी देते हैं बना के, चार हम्म। पांच पन्ने की। अब हाँ। आप, जब आपको लगे तो आप इसका हिंदी इक्विवेलेंट देख लीजिए, इसमें से पूरी हम्म। भारी डिक्शनरी मत खोजिए। या हम्म। कि वित्त लेखा का काम अकाउंट्स का, तो उनको उनकी डिक्शनरी बना के देना शुरू किया। इस तरह से लोगों को, मतलब एक हैंडी चीज उनके ग्लास टेबल पे ग्लास के नीचे लगा दी, कि हम्म। अब आपको कुछ नहीं पूछना डूबना, आप इसी में से देख लीजिए। जी जी जी। और बहुत सी प्रोत्साहन, मैनेजमेंट को राजी किया, प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करिए। भारत सरकार ने तो कहीं रखा था, कुछ हम लोगों ने भी अपनी तरफ से शुरू कराई, कि लोगों को हिंदी के प्रति विश्वास बढ़े, उसके प्रति एक सम्मान की भावना आए। तो जैसे बच्चों को नहीं होता कि आप जीतोगे तो अवार्ड मिलेगा, तो जी थोड़ा जी। उनकी रुचि बढ़ती है। हाँ हाँ। तो मैंने देखा वो लोगों ने मोटिवेट थोड़ा करना। उसमें रुचि लेना शुरू किया। हम्म। और मैं ये कहूंगी कि हिंदी तो सबको आती थी। मैं जी। उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, हिंदी किसको नहीं आती थी वहाँ। हम्म। लेकिन वो लोग समझते थे जो हम बोलते हैं
और जो हम सरकारी काम करते हैं ये दोनों अलग हिंदी है। हम्म। इसलिए वो चीज को समझाने में थोड़ा सा समय लगा। हमें लगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन सभी सहयोगियों की भी और अधिकारियों की भी, जिन्होंने इसमें बड़ा सहयोग दिया इस काम को आगे बढ़ाने में। और बाद में तो बहुत स्मूथली सब चलने लगा। शुरुआती सालों में थोड़ा सा ये था कि मानसिक सोच जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने के दाव लिए लेकर आना। प्रयास अच्छा, ये बड़ी करनी पड़ी। विडंबना है भारत की कि भारत की भाषा जो है हिंदी, इतने हम्म। ज्यादा तादाद में लोग बोलते हैं इसे, लेकिन जब काम कर कार्य की भाषा जब हिंदी से बनाई जाती है तो वो उसमें काम नहीं करना चाहते, वो अंग्रेजी में ही काम करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही विरोधाभास है कि काम की जो भाषा है उसे हिंदी मतलब हिंदी में है, लेकिन बाहर उस चीज को इतना महत्व नहीं दिया गया है कि बच्चे बिल्कुल। उसमें जानें, उसे समझें और बहुत उसे रुचि से सीखें, उसे महत्वपूर्ण समझकर सीखें। तो जी। वो बस इस तरह से सीखते हैं कि भाई बस हिंदी है, बोलना है यार दोस्तों के बीच में, तो उस तरह की भाषा सीखते हैं और वो भाषा बहुत टूटी फूटी होती है। जैसे आप मुंबईया जी। भाषा ले लें या दिल्ली की भी भाषा ले लें, तो वो अपने अनुसार उसको तोड़ फोड़ करके बात करते हैं और उसमें उन्हें मजा आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालयों को और जो कॉलेजेस हैं वहां पर जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसको थोड़ा महत्व देकर उन्हें समझाना चाहिए कि ये हिंदी महत्वपूर्ण है अगर आप सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं तो। लेकिन यही जी। बात हो जाती है कि किसी भाषा को महत्व देने के लिए सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही क्यों, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर भी इस भाषा का प्रचलन होना चाहिए, तब आने वाली जो पीढ़ी है या जो लोग हैं वो इस भाषा को महत्व दे पाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो तो इसमें हाँ। आप ये दे बात यह है कि एक माहौल जो है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। हिंदी आती सबको है। हम्म। हमारी हिंदी फिल्मों ने और टेलीविजन के जरिए जिन क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी का इतना इस्तेमाल नहीं है क्षेत्रों में, वहाँ भी लोग हिंदी समझते बोलते हैं। मैं ऐसे कार्यालय में थी जिसके कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय या शाखा कार्यालय कन्नूर कोयम्बटूर सब जगह थे। मैं जाती थी, मुझे कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा हम्म। कि वहाँ कोई हिंदी नहीं जानता। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी नहीं जान रहे होंगे लेकिन काम चल जाता था। हम्म। तो मैं ये जानती हूँ कि भारतवर्ष में हिंदी को हमने राजभाषा जरूर कहा है, लेकिन देखा जाए तो सच्चे अर्थों में वो इस देश की राष्ट्रभाषा ही है। बिल्कुल हम है। उसे बिल्कुल। राष्ट्रभाषा नहीं मान, संविधान हाँ। ने उसे राजभाषा ही माना है। हाँ। हाँ। और 22 राष्ट्रभाषाओं में एक राष्ट्रभाषा हिंदी भी मान ली है। हाँ। लेकिन जिस तरह से वो एक पूरे देश की संपर्क भाषा है, हम्म। हम्म। वो भाषा उस महत्व को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का तो बहुत पूरे देश में वो है। बात सिर्फ माहौल के बदलाव की है माहौल कि की हम। मानसिकता की है, लोगों की हाँ। मानसिकता की कि भाई और अब हमें। हम्म। दूसरी चीजें ये भी देखिए अनुसुईया जी कि हम दवा खरीदने जाते हैं, दवा के लेबल पे सब इंग्लिश में लिखा होता है, जी जी। एक्सपायरी डेट हम्म। और मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स। अब हम्म। जिसको क्या है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसके लिए तो वो दिक्कत की बात है ना, तो वो चाहता है कि फिर हम अंग्रेजी सीखें। हम्म। दूसरी चीज, एक अंग्रेजी को लेके एक जो हमारे मनो मस्तिष्क में गर्व की भावना हम्म। बनी हुई है कि हम्म। हिंदी हम्म। जानना हम्म। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा उच्च वर्ग से होने से जुड़ गया है जैसे। तो हम्म। हम उस लिहाज से भी अपने बच्चों को, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं जब आप। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ हिंदी कमजोर हो जाती है, क्योंकि हिंदी वहाँ एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल। माध्यम नहीं। माध्यम नहीं है, सही कहा आपने। एक सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट बन के रह जाती है तो हम्म। फिर उन बच्चों की फ्लुएंसी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। उनकी सही। फ्लुएंसी इंग्लिश में हो जाती है, लिखने में भी, सोचने में भी, बोलने में सोचने भी। में बोलने में तो भी सही कह रही इसलिए वहां से ही इसको थोड़ा सही करने की हैं। जरूरत बिल्कुल है बिल्कुल, कि इसे महत्व देना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि मतलब जब हमारी भाषा है ये और नेशनल लेवल पे है, भारत में हर क्षेत्र में हिंदी बोली जा रही है, तो क्यों ना इसे इतना महत्व दिया जाए। लेकिन कुछ टारगेटेड लोग हैं जो इस चीज को नहीं आगे देना चाहते, मतलब आने देना चाह रहे हैं, और इसी वजह से ये हाँ। फंसी हुई है राजभाषा में। जब जी।
मेरी राव जी से बात हुई थी, तो वो भी हिंदी विभाग में ही काम कर चुके थे और वो साउथ से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने हाँ बताया कि ये जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाने का और या हाँ। बनाने का, तो इसमें इतनी बहसबाजी हो जाती है और फाइनली यही मुद्दा निकलता है कि ठीक है, जैसे भारत की और अन्य भाषाएं हैं उसी तरह से हिंदी हो। लेकिन हिंदी हाँ। अपना एक स्तर रखती है, ऊंचा स्तर रखती है, लेकिन उसे अपना महत्व जो कहते हैं वो स्थान मिल नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ ये राजनीति जो कूटनीति हो जाती है, बन जाती है। भाषा पर अच्छी राजनीति हो चुकी है बहुत बार, और इसीलिए हिंदी को आ, उतना सम्मान, उतना वो स्थान अभी भी नहीं मिल पाया है। हम्म। तो ये तो संविधान में जब नियम अधिनियम बने उस समय भी ये राजनीति चल ही रही थी, हम्म। जिसका खामियाजा हिंदी आज भी भुगत रही है। हम्म। ये बात तो निश्चित ही है। जी। और सबसे बड़ी बात हम हिंदी वालों से जरूर ये कहना चाहते हैं, जो हिंदी बोल लेते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उन्हें भी इस बात का बड़ा गर्व है कि हम हिंदी वाले हैं। हिंदी तो सारे देश के लोग समझते हैं, हम्म। ठीक है, बहुत निश्चित है, आप गर्व करिए। पर आप एक क्षेत्रीय भाषा क्यों नहीं सीखते हैं? आप तमिल वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो हिंदी सीख के हिंदी में काम करे, तो आप भी तो तमिल सीखने की कोशिश करिए। आप भी तो मराठी सीखने की कोशिश, कोई एक भाषा हर हम्म। एक को कंपलसरी कर देनी चाहिए। तो एक सामंजस्य बनता है, उनके अंदर भी एक विश्वास होगा कि भाई हिंदी हम पे थोपी नहीं जाएगी, ये भी हमारी भाषा सीख रहे हैं, हम भी इनकी भाषा सीखें। तो हिंदी को एक बड़े प्रोस्पेक्ट पर, बड़े फलक पे आप लाने के लिए थोड़ा सा हिंदी वालों को भी प्रयास करना चाहिए जी। कि जी। हम भी थोड़ा अपने यहाँ मन में जगह बनाए दूसरी भाषाओं के लिए। क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है कि हम लोग नहीं सीखते हैं दूसरी भाषा जल्दी, हिंदी अंग्रेजी, और काम चल रहा है हमारा। हम चल रहे हम हैं, उनके सही। हम्म। ये तो है, वाइस वर्सा तो होता ही है। एंड ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाषा मतलब सब भाषाओं को सीखने की रुचि सब में होनी चाहिए, और हाँ, हर कम से कम भाषा। एक कंपलसरी कर देनी चाहिए आपको, 8th लेवल से ही, कि एक हाँ। आपको देश की कोई क्षेत्रीय भाषा आपको सीखनी है, जिसमें आपको 10th और 12th पास करना है, बस इतना जी। कर देना चाहिए। जी। जी। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन वही है कि हाँ, बोलबाला तो इंग्लिश का है भारत में। लेकिन जहां तक देखा जाए कि भारत के बाहर रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, उनमें अपनी भाषा को लेकर एक बहुत गहरा संबंध नजर आता है, और उनके अंदर वो रिस्पेक्ट अपनी भाषा के लिए दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी बिल- भाषा हो भारत की। और हिंदी से जुड़े हुए लोगों को जो मैंने देखा है कि वो अपनी हिंदी को एक मतलब उस सम्मान से देखते हैं, जो कि वो भारत के लोग नहीं देखते, लेकिन भारत से बाहर निकलने के बाद वही लोग उसे बहुत सम्मान से देखने लगते हैं। तो ये परिवर्तन ये आपको कैसा लगता है, जो ये मानसिक परिवर्तन परिवर्तन? वही मान सोच की बात है। जब हम जैसे कहते हैं ना कि हम अपने देश से जब बाहर आ जाते हैं, तो हमें अपनी आपके बगल से कोई हिंदी बोलने वाला निकल जाए तो आप बहुत ध्यान से उसको अपना लगने देखते हैं, लगता है। हाँ। और अपना लगता है। हम्म। क्योंकि हमें लगता है यहाँ मेरी चीजें छूट रही हैं, तो जो मिल रहा है हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, बहुत और जोर से पकड़ के रखना चाहते हैं। हम्म। और हिंदी तो एक और भी बात है हिंदी के साथ, कि केवल भाषा तो नहीं है ना, ये हम्म। हमारी संस्कृति से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। जी। अब रामचरितमानस का के बारे में पूरे भारत में कौन है जो नहीं जानता? रामायण महाभारत सीरियल किसने नहीं देखे हों? जी। मतलब वो हमारे परंपराएं में, परंपराओं का एक सशक्त व्यक्तिकरण का माध्यम रही है हिंदी शुरू से। जी। तो ये कहना कि जब हम बाहर आते हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पे गर्व भी बहुत रहता है, और हम उसको हर तरह से अपने पकड़ के नजदीक रखना चाहते रखते हैं। जी। हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। तो सही। इसलिए हम यहाँ हर छोटे छोटे त्योहार या कोई भी मौका मिलता है तो हम उसको बहुत खुशी से, उल्लास से मनाते हैं, आप देखिए। और बहुत। यही तो हर तरह कम्युनिटी का है। आप देखिए कि किसी भी कम्युनिटी का जो अपने अपने जैसे कहते हैं ना कि बहुमत, या जो जिसको कहिए ना कि वहां से जब आप अल्पमत में आ जाते हैं, हाँ, जहाँ वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। आप अपनी जड़ों को ज्यादा तलाशते हैं और ज्यादा जुड़े रहते हैं, ये एक सोच है बस। तो कहीं ना कहीं दूरियां मतलब कुछ चीजों को नजदीक ले आती हैं, उनमें से बिल्कुल भाषा, यार। परंपरा, भाषा। ये संस्कृति बिल्कुल। है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी, बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा आपसे ये जवाब जानकर। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, कि आज के समय में कार्यालयी कामकाज में हिंदी की
वस्तु स्थिति क्या है? आपके विचार जानना चाहेंगे वंदना जी। तो आपने, मुझे लगता है कि कुछ जवाब तो इसका दे ही दिया है, लेकिन और इसे विस्तार रूप से हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं आपको इसके इसके जवाब में थोड़ा सा संविधान की में जो प्राविधान है, छोटा सा एक दो लाइन में वो भी बताना चाहूंगी। जी। संविधान में ये प्राविधान कर दिया गया था 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को, कि हिंदी देश की राजभाषा रहे। हम्म। संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ के कामकाज की भाषा हिंदी रहेगी। हम्म। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगी, व्यवस्था ये थी, खाली हिंदी को तो नहीं रखा गया। हम्म। हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगी, और अंक देवनागरी के जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वही मान्य होगा। हम्म। ये संविधान में व्यवस्था कर दी गई। हम्म। और ये कहा गया कि जब तक हिंदी पूरी तरह से अंग्रेजी का स्थान नहीं ले लेती है हर क्षेत्र में कामकाज के, तब तक अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। तो ये 1950 में जब संविधान बना, तब हम्म। ये बात उसमें आ गई कि 15 वर्ष यानी 1965। हम्म। लेकिन 1965 आने से पहले ही 1963 में ही हम्म। अ, अहिंदी क्षेत्रों, कुछ अहिंदी क्षेत्र राज्यों में इसको लेके बहुत राजनीति हो गई, हम्म। हम्म। बहुत वायलेंस और ये सब हो गया। हम्म। तो सरकार ने 1965 से पहले 1963 में ही एक राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया, हम्म। जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से उसके नियम उपनियमों में ये बात हो गई कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग जारी रहे। समान रूप जैसे, से। हम्म। हाँ मतलब वो बात खत्म हो गई कि 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी इस देश से समाप्त हो जाएगी और हम्म। उसका स्थान हिंदी ले लेगी, ये बात नहीं हो पाई। और हम्म। बाद में हो गया, फिर 1974 में 76 में सॉरी आए राजभाषा नियम। उनमें बहुत देश को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया, 3 क्षेत्रों में। एक क्षेत्र का वो राज्य जिन्होंने हिंदी को अपने प्रादेशिक कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया, जैसे हम्म। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, इस तरह के जितने भी राज्य हैं, इन्हें का क्षेत्र में रख दिया गया। अब उनके साथ ये व्यवस्था थी हम लोगों को कि आप का क्षेत्र से का क्षेत्र में जो आप पत्राचार करेंगे, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन भेज, वो सब हिंदी में आप भेज सकते हैं, उससे आपसे उसे अंग्रेजी अनुवाद की मांग नहीं की जाएगी हम्म। कि कोई भाषी भेजे, ऐसा नहीं। फिर दूसरा उन्होंने कर दिया ख क्षेत्र। ख क्षेत्र वो राज्य थे जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और साथ में हिंदी तीनों को उन्होंने स्वीकार कर लिया कामकाज के लिए। इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, 3 4 राज्य थे। और गांव, इनके अलावा बाकी वो सारे राज्य जिन्होंने हिंदी को अपने प्रादेशिक कामकाज की भाषा नहीं स्वीकार किया, केवल उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को स्वीकार किया। तो जब ये क्षेत्रवार भाषा जो थी वो क्षेत्रवार भाषावार बन गए, तो हम्म। ये रिकॉर्ड रखना कि का क्षेत्र को कितने पत्र गए, खा क्षेत्र को कितने पत्र गए, गा क्षेत्र को कितने पत्र गए, उसमें अंग्रेजी हिंदी थी कि नहीं, कहाँ पे हमें दो द्विभाषी भेजना, ये एक बड़ा काम होने लगा। तो उसके लिए अच्छा खासा हरी सभी केंद्र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा विभाग में अच्छा खासा स्ट्रेंथ वहां पे रखी गई कि लोग अनुवादक भी है, राजभाषा अधिकारी भी है, टाइपिस्ट भी है, स्टेनो भी है। तो मतलब एक तरह से वो पूरा लागू लश्कर के साथ हिंदी वहां पर स्थापित हो गई। अब जैसे जैसे आपने पूछा कि भाई वहां पे आपको, जो ये आपने काम कर रहे थे, तो उसमें आपको क्या मतलब लगता था कि क्या सुधार हो, कैसे हो? हम्म। तो सुधार तो देखिए कोई नहीं बता सकता किसी को, कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि बता दें कि ऐसा करो तो सुधार हो जाएगा। भाषा का मामला बड़ा संवेदनशील है, सभी के दिलों से जुड़ा होता है, तो उसको जी। धीरे 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 दिलों के माध्यम से ही हो सकता है। पर मेरा अपना अनुभव जो है वो ये रहा है कि हमें अनुवाद की ने हमारा जितना भला नहीं किया, उससे ज्यादा हिंदी का नुकसान किया। अच्छा। क्योंकि ऐसा अनुवाद इसलिए कि जो अनुवाद कर रहा होता है वो उसकी, जैसे कहते हैं ना, भाषा की आत्मा ही मर जाती है उसको जी। 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 से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बनाने। या बिल्कुल। तो दोनों भाषाओं पे इतना अच्छा कमांड हो जिसको, जो हम्म। उसकी
शब्दों पे ना जाके उसके अर्थ को समझ सके और फिर जी। कर सके। ये दिक्कत मुझे भी आती थी खासतौर से लीगल करने में, तभी मैंने 2 साल का अनुवाद का कोर्स किया। हम्म। और उससे जुड़ी मैं एक चीज बताना चाहूंगी। मैंने उस समय किया जब मैं पहली बार क्लास में गई, एक रेगुलर क्लास था वो। मैंने हम्म। परमिशन ली से, हम्म। मॉर्निंग क्लास लेकर। तो मैं जब पहले दिन क्लास में गई तो सारे लोग खड़े हो गए कि टीचर जी आ गई क्योंकि सब 20-22 साल के लोग थे हाँ। उसमें एक 44-45 साल की जी। महिला। हाँ। तो खड़े हो गए। हम्म। मैंने उनसे कहा, भाई आप लोग बैठ जाइए, मैं भी आप ही के पास बैठने वाली हूँ क्योंकि मैं अच्छा, भी मैं पढ़ने भी आई। स्टूडेंट हूँ, हाँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाने नहीं आई हूँ। हम्म। तो लेकिन वो काफी फायदेमंद रहा। मुझे भी बहुत सी चीजें समझ में आई कि अनुवाद करना तो पड़ता ही है, पर ऐसा अनुवाद करिए कि लोगों की रुचि हिंदी से खत्म ना हो जाए। इतने जी। क्लिष्ट सेंटेंस अगर आप बना देंगे, हम्म। अनुवाद तो कर दिया लेकिन उसको समझ कौन पा रहा है? समझ कौन पा रहा है। समझ ही नहीं कोई पा रहा है कि अब एक एक मैं अपना छोटा सा उदाहरण बता सकती हूँ कि एक साहब आए, उसमें था कहीं लिखा हुआ था कि इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क। हम्म। और मैडम इसको हिंदी में क्या बनाएंगे? मैंने कहा आप बताइए। बोले हरक्यूलियन टास्क का तो कुछ हमने डिक्शनरी में देखा, मिल ही नहीं रहा है। हम्म। तो मैंने कहा कि इसका असल भावार्थ में कर दीजिए, देखिए भावार्थ आपको क्या समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा, देखिए हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ इस चीज को भगीरथ प्रयत्न कहा जाता अच्छा, हाँ। है। हाँ। हरक्यूलियन होंगे, हाँ। 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 हमारे यहाँ तो भगीरथ प्रयत्न ही कहा आप जाता है कहेंगे ना, जब कोई भगीरथ बहुत क्या चीज है? हाँ। अब भगीरथ सब लोग जानते हैं। तो हाँ। मतलब भगीरथ प्रयत्न मतलब कोई हरक्यूलियन टास्क का इक्विवेलेंट ही हो सकता है हमारे पास, तो भगीरथ प्रयत्न ही है। तो जी। मतलब इस तरह से कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसका शब्दशाह अनुवाद करने हम्म। बैठ जाए। तो हम्म। मेरा एक तो ये हमेशा से रहा है अनुवाद। जो हम्म। मेरे अंडर में अनुवादक वगैरह थे मुझे भी मैं कहती थी कि जो बोलचाल की अब भाषा है। भगीरथ जब नाम लिया जाए तो फिर उनको समझाना भी पड़ता होगा कि भाई इसे भगीरथ क्यों कहा गया। इतना तो देखिए हम अब आज के कॉन्वेंट के बच्चे ना जानते हो मुझे नहीं हाँ, पता, लेकिन हम लोग की जनरेशन के लोग तो जानते ही थे, जानते ऐसा नहीं जानते थे जी। कि। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा वो रहता था। मेरे साथ जो अनुवाद करते थे उनको भी मैं कहती थी कि आप वही शब्द इस्तेमाल करें जो आप बोलते हैं। हम्म। अब उस पर बहस होती थी तो मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे 2-3 सेंटेंस एक साथ लिख के या बोल के बताइए जिसमें सिर्फ हिंदी हो। हम्म। बताइए कोई ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं? हम्म। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारी भाषा ऐसी हो गई है जिसमें अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी के शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द भी हैं, जो हम जानते भी नहीं है कि वो पुर्तगाली शब्द हैं जी। लेकिन हैं। है। और उर्दू के शब्द हैं। तो अब भाषा कार्यालय में भी उसी तरह चलने दीजिए तब तो चलेगी। अगर आप उसको शुद्धिकरण में कर लग जाएंगे सही बात है। तो तो वो समझ में ये नहीं आएगी जो लोगों को, क्योंकि वो हाँ, राजकाज की भाषा बन तो गई है लेकिन वो नॉर्मल सामान्य भाषा से अलग हो गई है थोड़ी। हम्म। सामान्य भाषा से है। तो सामान्य भाषा पहले तो हम किसी को अपनाने के लिए वो जैसा है वैसा ही उसको अपनाना पड़ता है, अगर बिल्कुल किसी को अपना बनना है तो। सही बात है, चाहे सही। वो इंसान हो चाहे वो भाषा हो, क्या है वो भाषा। उसको पहले अपन स्वीकार करना पड़ता है। जब आप स्वीकार कर लीजिए तब आप उसको पॉलिश कर सकते हैं जी। कि भाई जी। इसको ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो। तो जी। आपने पहले इतनी पॉलिश कर दी कि दूसरा देख के ही भाग गया। हाँ, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझसे परे है। सही बात है। ये मेरी समझ के परे। जी। तो मुझे लगता था अनुवाद से हम्म। थोड़ा मुक्त सहज और हम्म। सहज स्वभाव भाषा जो हम बोलते हैं जी। वैसी ही भाषा कामकाज की भाषा भी बनी रहे, बस जी। ये जी। मुझे जरूर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। आपने बहुत सारे अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। और हम अपने अगले सवाल की ओर जाते हैं कि हिंदी साहित्य में आपकी योगदान अथवा भूमिका को दर्शक विस्तार से जानना चाहेंगे। आपने वही, मैं कहूंगी कि फिर से कि काफी सारा जवाब तो आपने दे ही दिया है इस प्रश्न का, लेकिन फिर भी थोड़ा विस्तार से हम और जानना चाहेंगे कि आपका योगदान और किन किन क्षेत्रों में रहा है। मैं जब मैं अपने इस राजभाषा अधिकारी के रूप में मैंने इतने साल जो काम किया तो वो काम इतना मेहनत का और समय लगता था, जो से कहते हैं कि मुझे साहित्यिक लेखन मेरा बिल्कुल लगभग अ, बंद ही हो गया। मैं हाँ। छुटपुट कहानी कविताएं लिखती रही जो मेरी
कई बार मुझे इसमें अवार्ड अवार्ड भी मिले, लेकिन कुछ लख के लिखने का मुझे वो नहीं। कविताएं लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ। और हम्म। धर्मयुग में, सरिता कादम्बरी में बहुत सारी प्रकाशित भी हुई, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई कंपाइलेशन किया हो, इसका सभी समय ही नहीं मिला। हम्म। और ये तो जरूर है कि मैंने साहित्यिक क्षेत्र में, मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने करीब 25 साल तक अपने कार्यालय की जो राजभाषा पत्रिका होती है, वो साहित्यिक ही होती है, उसका द्विभाषी अंक मैंने राजभाषा सुरभि के नाम से निकलती थी, और उसकी संपादक मैं ही थी। तो जी। उसको मैंने निकालती थी। तो मेरी एक, जैसे कहते हैं ना, एक साहित्यिक अभिरुचि की जो एक भूख होती ना, वो उसमें शांत हो जाती थी। उसमें इतना काम रहता था, जी। लिखने पढ़ने का, संपादकीय लिखना, लोगों के को मोटिवेट करना कि लेख लिख के दें हम्म। अपने अपने संबंधित विषयों पर, फिर उनको करेक्ट करना, ये सब करना। तो वो मुझे बहुत पसंद था वो काम भी, और मेरी पत्रिका निकलती थी। और दूसरा, जो मैं राजभाषा का क्षेत्र में जो काम कर रही थी, हम्म। उसके लिए मुझे बहुत बार, मतलब मुझे ये, अब मैंने बाद में तो हिसाब रखना बंद कर दिया है कि कितना बताऊं मैं, कितने साल। हम्म। लेकिन मुझे बहुत साल लगातार लखनऊ की जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वो मूल्यांकन करती है सभी कार्यालयों के हिंदी की प्रगति का। हम्म। तो हमेशा मुझे उत्कृष्ट यानी आउटस्टैंडिंग हमारे कार्यालय को शील्ड मिली। इतनी शील्ड मिलती थी कि हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, इतना क्या मतलब बात उससे है, क्या बहुत बहुत मुझे सम्मान मिला। प्रोत्साहित। और हाँ, लोग मुझे, मतलब ये था कि हाँ, राजभाषा के क्षेत्र में जैसे उपलब्धि हो, तो लगता है ना, आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो तो उसको रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा जी। लगता है। जी। 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 तो ये तो मुझे जरूर जी, तो बहुत। आपने अपने उपलब्धियों के बारे में हमें बताया, तो आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि की कथा हम जानना चाहेंगे, कि ऐसी एक दो उल्लेखनीय उपलब्धियां होंगी जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी, जो आपकी मस्तिष्क में हमेशा छपी हुई होंगी। साहित्यिक क्षेत्र में तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो उल्लेखनीय कहूँ। मैं हम्म। अपने रुचि के हिसाब से लिखती पढ़ती रही हूँ। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कार्यालय में ही अन्य कार्य भी बहुत किए जो मुझे अच्छे लगते थे, और उनसे बहुत सीखा मैंने। हम्म। जैसे कि राजभाषा का तो काम था ही, फिर मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया आरटीआई हम्म। का 4-5 साल मैंने रिटायरमेंट से पहले आरटीआई के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। तो वो एक नई चीज थी, उस समय शुरू हुई थी। हम्म। उसमें आरटीआई में जो क्वेश्चन आते थे उनका, जो लोग पूछते थे, उसका रिकॉर्ड रखना, उन्हें जवाब भिजवाना, हम्म। उसमें ये सब काम मैंने जब किया तो मुझे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, लीगल, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी बिल्कुल, लॉ से संबंधित चीजों की। हम्म। बाद में मुझे वो भी बहुत जानकारी हो गई, यहाँ तक कि एक दो बार मुझे दूरदर्शन में लोगों ने टॉक के लिए बुलाया क्या बात। कि क्या। आप आके बताइए, आरटीआई कोऑर्डिनेटर हैं आप। हम्म। तो ये सब चीजें थी। तो रिकग्निशन जब भी जिस भी क्षेत्र में आपको मिलता है तो आप, ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। दूसरा एक तो अपने काम, जैसे अगर कहते हैं कि उससे मुझे खुद को तसल्ली होती है, वो ये कि मैंने बहुत परस्यू करके, बातचीत करके अपने सीनियर से, अपनी कि हमारे ऑफिस में की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे ऑफिस की तरफ से ही कोई योजना शुरू कर दी है। गवर्नमेंट की तो कोई ऐसी योजना नहीं थी। हम्म। लेकिन एक होता है ना कि जैसे हर ऑफिस के पास थोड़े ऐसे फंड्स होते हैं कि वो अपने कर्मचारियों के डेवलपमेंट में, मैंने उन्हें सहमत किया कि बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, ताकि थोड़ा सा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें भी हिंदी में मेहनत करके कुछ नंबर लाने का, उसमें रुचि दिखाने का, हम्म। कुछ उन्हें मतलब वो मिले, पुरस्कार मिले। तो वो शायद धीरे धीरे उनको इसके प्रति अभिरुचि पैदा हो, और वो हिंदी विषय में थोड़ा और आगे बढ़े। तो वो योजना अभी भी लागू है वहाँ पे। हम्म। तो उसमें क्या होता था, बोर्ड के बाद बच्चे के जो पेरेंट्स होते थे, हाई स्कूल या इंटर के जो भी बोर्ड होते, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, तो वो लोग रिजल्ट लेके आते थे, फोटो। तो वो मैं अपने मैगजीन में उनका डिटेल भी छापती थी, और उन्हें कैश प्राइज भी हिंदी दिवस का पे बुला के बच्चों को देती थी। तो उससे लोगों को बड़ी बहुत खुश होते थे लोग। हम्म। और कई लोगों ने बताया कि उनके बच्चों ने हिंदी में बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी, उन्हें हम्म। हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगने। तो ये
ये चीजें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं, लेकिन आप आत्मसंतोष तो देती हैं कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ थोड़ा सा हम्म, कुछ पॉजिटिव चीजें वहां पर इसकी वजह से हम्म, आई हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि अब आप ये देखिए कि स्ट्रगल भी बहुत रहता था और सपोर्ट भी बहुत मिला, दोनों ही बातें। स्ट्रगल ही स्ट्रगल नहीं था, लेकिन स्ट्रगल तो था ही। बहुत चीजें आपको खुद नहीं नए पता होती हैं, धीरे धीरे आप भी सीखते हो, फिर जी। सपोर्ट भी बहुत मिलता है। तो उस तरह से करके हिंदी को जैसे कहते हैं आगे बढ़ाने का। और हम्म, मैंने जो आपने से पूछा था ना कि आपने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगी, तो उसमें कुछ चीजें हम जरूर से बताना चाहेंगे कि हम लोग को एक हर क्वार्टरली कार्यशालाएं करानी पड़ती थी, हिंदी की कार्यशाला, अच्छा। ताकि लोगों को ट्रेनिंग हाँ। दें हिंदी की। हम्म, तो मैंने शुरुआत के 2 1 साल तो मैंने देखा, फिर हम्म, मैंने सोचा यहाँ किसी को काका काका पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, सबको आता है, इतनी हम्म, हिंदी सबको आती। हम्म, तो कार्यशाला में लोग आते नहीं थे, या आते थे तो बेमन से आते थे या जल्दी चले जाते थे बीच में। हम्म। उनको एक ये लगता था, एक ये भी काम काम है, तो फॉर्मेलिटी अदा करके बस निकल जाना है। हाँ। तो मैंने फिर हिंदी सब्जेक्ट छोड़ दिया। मैंने कहा सब्जेक्ट छोड़ दो, हम्म, अब इसको दूसरी तरह से करते हैं। तो हम्म, मैंने ऐसे विशेषज्ञों को बुलाना शुरू किया, हम्म, जैसे नेचुरोपैथी पे है, हम्म। या चर्चाएं करनी शुरू की। हाँ। मतलब मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने ही विषय पर सहज होके 1 घंटा बोलिए, लेकिन आप जो बोलिए वो हिंदी में, जी। जी। ताकि लोगों को ये विश्वास अभी आए कि हाँ, सभी सब विषयों में हिंदी, सभी चीजों का एक्सप्रेशन हिंदी में हो सकता है। हो सकता है। जी। तो एक बार तो मैंने बल्कि फूड प्रिजर्वेशन के जो डायरेक्टर थे उनको भी बुलाया। मैंने कहा अच्छा। आप हाँ, आप हाँ। कराइए। इस तरह हम्म, से मैंने पर्यावरण के लिए या विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाना शुरू किया, तो लोगों का एक डिफरेंट सब्जेक्ट देखते थे, और तो उसमें रुचि बढ़नी शुरू हुई, फिर सब आने लगे बहुत ज्यादा। हम्म, ऐसे ही हिंदी पखवाड़ा होता है ना का, जिसमें प्रतियोगिताएं करानी होती थी, 10 12 प्रतियोगिताएं होती थी, पूरे 15 दिन का एक हम्म, वो चलता था। उसके बाद हिंदी दिवस होता था। हम्म, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब उसमें एक थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का कि आप भी अपना इसमें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और हिंदी पखवाड़े में भी कवि गोष्ठी वगैरह होनी चाहिए। हम्म, और लोग अगर कुछ सेल्फ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहले शुरू में लोगों ने इतराज किया कि हिंदी दिवस का फॉर्मेट में ये सब नहीं आता है। मैंने कहा हम्म। हम इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मान लीजिए, लोग का रुचि बढ़ती है, उससे बिल्कुल जुड़ाव बढ़ता है, ये सही। दिवस हमको अपना कार्यक्रम लगने लगता है कि हाँ बिल्कुल। मेरा कि अपना उस कार्यक्रम है। विषय से जानकारी तो उनको पता है, लेकिन उसे हिंदी हाँ में बोलना है, ये उनके हाँ लिए चैलेंज होता था। तो कम से कम जी बिल्कुल उनके इंटरेस्ट का विषय तो होता था, वो टॉपिक तो बिल्कुल होता था उनके इंटरेस्ट का। सही बात है। हम्म, बिल्कुल। तो वो सब वो एक चीज थी जिससे मुझे बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि प्रोत्साहन मुझे भी मिलता था कि हाँ हमें कुछ ऐसा कर पा रही हूँ कि लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं। हम्म, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है, ये बहुत सुंदर। तो इस तरह से आपने हिंदी को मतलब इंटरेस्टिंग बना करके लोगों को सर्व करने की कोशिश की, और जी लोगों पर को आने के लिए बाध्य किया। बहुत बढ़िया। जी तो संविधान में हिंदी का क्या प्रावधान है? मतलब आपने कुछ बातें बताई भी हमें, और कुछ और विस्तार से जरा इस बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी देश की संविधान में देश की राजभाषा घोषित कर दी गई थी। और भाग 17 हम्म, 1 जिसको कहते हैं संविधान के भाग 17 1 में इसके लिए प्राविधान किए गए कि ये हिंदी अब इस देश की राजभाषा रहेगी। हम्म, राष्ट्रभाषा नहीं है, 22 राष्ट्रभाषाएं बनाई हैं अब तक, हम्म, हम्म, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाया गया था, हिंदी राजभाषा ही रही। और हम्म, वो संघ के कार्यों के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार की गई। लेकिन उसके साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। ये मैंने आपको बताया था कि हम्म, 1965 तक का समय लिया गया था, लेकिन 1965 आने से पहले ही राजभाषा अधिनियम आ गए 1963 में, हम्म, जिसमें ये प्राविधान आ गया कि हमें द्विभाषी द्विभाषी नीति पर ही हम बने रहे, हम्म, कि हमें ये सारे कागजात हमें ऐसे करने हैं, द्विभाषी ही भेजने हैं। और ये जिम्मेदारियां जरूर बढ़ा दी गई, जो हेड ऑफ द ऑफिस होता था उसकी जिम्मेदारी बना दी गई कि उससे ही पूछा जाएगा कि हम्म, ये हिंदी का पालन क्यों नहीं ठीक से हो रहा है। हम्म, पार्लियामेंट कमेटियां बनी, निरीक्षण कमेटियां बनी, ये सब चीजें तो हुई जिनकी वजह से थोड़ा सा हिंदी
का ये भी हुआ कि उनसे हिंदी के प्रति लोगों को मतलब गंभीरता आई कि हाँ नहीं, इसके बारे में जांच भी होती है, पूछताछ भी होती है, इसमें प्रगति भी रखनी होती है, ये सब भी था। फिर आए 1976 में राजभाषा नियम। हम्म। उसमें यही का क्षेत्रवार हमने बांट दिए अपने राज्यों को कि ये राज्य का क्षेत्र में है, इनसे हमें पत्राचार हिंदी में करने की छूट है, हम हिंदी में कर सकते हैं। ये खा क्षेत्र के हैं, इनमें हम हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेंगे तो आपको अंग्रेजी भी देना पड़ेगा साथ में। और ये गा क्षेत्र है, इनसे तो आपको द्विभाषी ही करना करना है। हम्म। तो ये इस तरह से जो संविधान में व्यवस्था की गई, वो बेसिक व्यवस्था तो यही है जो अभी भी चली आ रही है। चलिए इसके यार। अलावा इसी के आधार पे और तमाम तरह के वो सब निर्देश समय समय पर राजभाषा नीति का एक के कार्यान्वयन का एक वार्षिक कार्यक्रम हम लोग को मिलता था, सभी ऑफिस में जाता था। जो राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, हम्म। वहां से जारी होता था। वो हम लोग को पूरे एक साल का कार्यक्रम रहता था कि हम्म। आपको क्या क्या करने हैं और आप क्या मार्ग निर्देश गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, उनका आपको अपने कार्यालय के कामकाज में आपको पालन करना। हम्म। तो उसके लिए हम लोग कार्यालय में कार्यान्वयन समिति होती थी, जिसकी हम तिमाही बैठक करते थे, जो हमारे हेड ऑफ ऑफिस की अध्यक्षता में होती थी। तो हम्म। उसमें हम लोग अपनी प्रगति रखते थे कि 3 महीने में हम यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, हम्म। ये चीजें अभी और थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। इस तरह से राजभाषा नीति का जो क्रियान्वयन है वो अ, वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर हम लोग करते थे। फिर हर अ, नगर में एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, जो सीनियर या जैसे बड़े कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी लोग मिलकर उस मेंबर होते हैं। और हम लोग सारे ऑफिसेस के, मैं भी उसमें मेंबर थी, और हम्म। बहुत से ऑफिसेस में हम लोग जाके आकस्मिक निरीक्षण करते थे, उनकी प्रगति देखते थे। उन्हें भी वहां भी कार्यशालाएं कराते थे कि आप थोड़ा सा अपने यहाँ और प्रयास करें बढ़ाने का, इस तरह से। और जो जिनका काम अच्छा रहता था उनको वार्षिक बैठक में पुरस्कार और शील्ड भी दी जाती, जिसमें मैंने आपको बताया हमें बहुत बार आउटस्टैंडिंग पुरस्कार का रिवार्ड मिला हमारे कार्यालय को। जी जी। तो ये और एक संसदीय राजभाषा समिति भी होती है, जो हम्म। समय पर या के साल 2 साल में कभी भी आके आपके कार्यालय में निरीक्षण कर सकती है। और वो बहुत थोड़ा गंभीर प्रकृति का निरीक्षण होता है, उनको सभी हम्म। लोग वो गंभीरता से सुनते लेते हैं और वो उनका पालन भी करते हैं। तो ऑडिटिंग होती सरकार है। के द्वारा कोई नियम नीति में कमी नहीं है, हम्म। बस वो पालन करने के लिए हमें थोड़ी अपनी मानसिक सोच को थोड़ा सा में बदलाव करने की बदलाव जरूरत है। करना पड़ेगा। और भाषा में अनुवाद की जगह थोड़ा सरल और सहज रखने की जरूरत है, बस जी। इस इतने के साथ हिंदी बहुत आराम से आगे बढ़ती चली जाएगी। अब मैं। आप हम्म। चीज और भी आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो बाद में ही मेरे सामने जो लोग नए भर्ती आते थे सीनियर लेवल पे या मिडिल लेवल पे, तो वो एमबीए पढ़ाई करके आए हैं या डिग्री लेके आए टेक्निकल विषय में। अब उन्होंने उनसे हम ये कहना शुरू करें कि जी आप अपना सारा काम हिंदी में करिए, तो वो हम्म। कैसे करें? उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। मेरा मतलब शिक्षा का माध्यम, जो हम्म। तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, वो सारा माध्यम तो अंग्रेजी ही है अभी भी। पढ़ाई लिखाई तो वो, जब वो अंग्रेजी में पढ़ के आया व्यक्ति है, हम्म। उससे हम ये कहें कि अब आप हिंदी में काम करिए, हम्म। तो वैसे यह है कि जड़ों को सींचने की जगह हम पत्तियों को सींचना शुरू कर दें। हाँ। तो जी हमें जी। जड़ों जब। ये हाँ। बेसिक्स बदलाव की ये जरूरत है कि बदलाव सही शिक्षा बात। माध्यम जो है उसमें भी हिंदी को एक हालांकि ये मैं मानती हूँ बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तक तो हम इतने 70 साल हो गए हमें आजाद हुए, अगर हमने तब से शुरू किया होता तो अब तक हम कहीं तो पहुंच ही चुके होते। तो। अनुभव पे ये बता रही हूँ कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये हाँ। हमसे बहुत आगे हैं इस मामले में। और वो हिंदी में बहुत काम कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? क्योंकि वो कंज्यूमर हम्म। बेस्ड कंपनी है, हम्म। उनकी चीजें बिकेंगी तो वो कंपनी है। उन्हें हम्म। बेचने के लिए, हम्म। अब मान लीजिए हिंदी बेल्ट में उन्हें चीजें, इतने सारे 8 राज्य 7 राज्य हैं बड़े बड़े, जहाँ पे उन्हें अपनी चीजों को बेचना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उन्हें मजबूरी है वो हिंदी में। मैंने पहली बार नोकिया फोन की वो देखी, जो उनकी वो मिलती नहीं है किताब, जिसमें उनके सब मैनुअल जिसको कहना चाहिए, हम्म। मैनुअल मिलता था फोन के साथ, वो हम्म। मैंने देखा हिंदी में।
हम्म। मतलब एक साइड मैंने से कहा हाँ, वो तो है कि मतलब अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो वो उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही। है, वो जी। कर रहे हैं क्योंकि लेकिन सरकारी विभागों को ये फिक्र नहीं होती है कि बिके या ना बिके, वो तो हाँ सरकारी है, हाँ तो हाँ। वहां ये नहीं बिका अभी भी लेकिन वो कर रहे हैं। ये वहां तक सीमित है कि जब मतलब कस्टमर के साथ जब उनको हाँ, इंटरेक्ट बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ता है और जो भी चीजें कस्टमर के हाथ देनी होती है, तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली उस तरह का क्षेत्र मतलब उस तरह के लोग चुनते हैं कि जिनको कस्टमर के साथ बातचीत करनी हो तो वो इस भाषा को जानते हों। तो जी ये तो एक नीचे मतलब जो कहते हैं हायरार्की जो होती है वो नीचे के लेवल के लोगों को वो इस तरह से अपने फायदे के लिए लेते हैं। लेकिन जो हाँ और ऊपर का जो सेक्शन है जिसमें जी उनको ट्रेनिंग दी जाती है या कहा जाए कि मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, तो उनका इन चीजों से मतलब जस्ट एक व्यापार के लेवल पे ही इस भाषा को रखा जाता है। इससे उनका कोई मानसिक या हार्दिक जुड़ाव नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सच है आप। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुछ चीजें मतलब हिंदी में दिखने तो लगती हैं, जैसे जी। ऐसा लगता था कि हिंदी यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है, तो हमें तो यही खुशी होती थी कि अच्छा हिंदी यहाँ भी दिख रही है, हिंदी वहां भी दिख रही। अभी मैं सिंगापुर में ही किसी जगह गई थी और एकदम से मुझे वो ध्यान नहीं है उस जगह का, वहां पे बैंक था, हम्म कोई बैंक, इंडियन बैंक था, उसमें हिंदी में ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, फिर अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ था। मैं बड़ी देर तक उसको खड़ी होकर देखती रही, मैंने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है। जी जी। ये तो हाँ, तो ये भारत इस सरकार। स्तर सेट करना चाहिए कि अपने देश में अपनी भाषा को महत्व दो। तो उसे वही हाँ आजकल बहुत चल रहा है कि नंबर एक दबाएं, हिंदी के लिए नंबर एक दबाएं और अंग्रेजी के लिए नंबर दो दबाएं। इस तरह से होना चाहिए। तो अब देखिए बिल्कुल। कहाँ तक आएगा। और आजकल काफी लोग जागरूक हो चुके हैं और इस तरह के जी सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सारे वीडियोस इस तरह से चला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों कि भाई महत्व किस चीज को देना बिल्कुल, हाँ चाहिए। बिल्कुल, हमें हमेशा आपकी आशान्वित अपनी रहना चीज क्या चाहिए है, प्रगति के लिए। जी बिल्कुल। धरोहर बिल्कुल क्या सही। है आपकी जिसे आप खो देंगे अगर किसी और चीज को हाँ अपनाएंगे। ये चीज समझनी चाहिए लोगों को। तो बड़ा जी अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे बात करके। एक थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहूंगी कि इस समय देश विदेश में हिंदी के विकास के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे। देश के बारे में तो शायद हम लोगों ने काफी, काफी मैंने बात आपसे कर बात ली। कर ली। कि देशों में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जब से मैं सिंगापुर में पिछले 10-12 साल से हूँ हम्म और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हिंदी में हो रहा है। बहुत सारे लोग पूरे दिल से, हम्म। बिना किसी रिवार्ड फोर्स। या बिना किसी हाँ, चीज की बिना किसी इच्छा के बिना, मतलब स्वैच्छिक स्वेच्छ। रूप से हिंदी विकास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। मुझे इस चीज से पर बड़ा गर्व होता है कि देखिए हिंदी के लिए सब लोग कितने मन से लगे हुए हैं, बिना किसी को जताए लोग हम्म। अपने अपने लेवल पे हिंदी को आगे हिंदी को बढ़ाने आगे के काम बढ़ा में रहे लगे हैं, हुए हैं। और सेवा दे मुझे रहे भी 2-3 संस्थाओं में यहाँ पर जो है उनसे, खासतौर से आपने जो बताया हैं। कि इस विश्व साहित्य सेवा संस्थान जी से जुड़ने का भी मौका मतलब मुझे मिला है, तो ये सब मेरे लिए बहुत उपलब्धि है जिसको मैं जी। कह सकती हूँ। और बहुत अच्छा भी मुझे महसूस होता है। मैं अपने घर में भी सबको, इंडिया जाती हूँ वहां भी बताती हूँ कि तुम लोग नहीं बोलते हो या नहीं समझते हो, लेकिन बाहर इसका बहुत महत्व है और और लोग महत्व बढ़ रहा है धीरे बढ़ धीरे, रहा है, मुझे बढ़ बहुत रहा है धीरे खुशी है। धीरे। जी जी। तो ये तो ये है। बड़ा अच्छा लगा। और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे वंदना जी। मैं सब हिंदी से संबंधित अगर मुझे कोई बात सबसे कहनी है, और यह सबसे मैं चाहती हूँ कि लोग इसे अपनाएं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपने जो व्यक्तिगत काम है उनमें भी हिंदी को प्रमुखता दीजिए। शादी के, बर्थडे के निमंत्रण पत्रों को हिंदी में छपवाइए गर्व के साथ, सुंदर हिंदी में, इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं हिंदी में। अपने घरों की नेम प्लेट हिंदी में लगाइए। आप अपने लेवल पर हिंदी में खुशी जाहिर करिए कि हम हिंदी को अपनाकर गर्व महसूस करते हैं। और जहां तक हो सके सरल और सहज भाषा ही अपनी रखें हिंदी के लिए। जहां भी हिंदी का प्रयोग करें वही बोलचाल की भाषा जिसे कहते हैं वो रखें। ताकि हिंदी से हृदय तक पहुंच सके। सभी शब्दों को अपना लेती है। किसी भी जो भी शब्द देवनागरी में लिख दिया जाता है वो हिंदी का ही हो जाता है। और जी भाषा वही वही जीवित भाषा है जो निरंतर बहती रहती है। जी। अगर कहीं वो रुक गई तो फिर
उससे दुर्गंध आने लगती है और उसमें कुछ नहीं बचता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाषा में नए शब्द आ रहे हैं, आने दीजिए। तो बहुत सारे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी हमारे हिंदी के शब्दों को ले लिया है। हम्म। अब हमारे बहुत से सांस्कृतिक शब्द हैं, उनको वैसे के वैसे ही चलने दीजिए। अब जनेऊ का हिंदी क्या बनाएंगे आप बताइए, या धोती की हिंदी क्या बन सकती है? आप कुछ भी बनाएंगे वो बात तो नहीं आएगी उसमें, नहीं है। बन तो सकता है सही, कुछ। सही बात या हम टाइप है। की हिंदी नहीं बना सकते ऐसे किसी हैं तरह कि से। तो वहीं पर सूट होते हैं, वो सही बात है। जी, वो भौगोलिक स्थितियों से, सांस्कृतिक स्थितियों से जो निकले हुए शब्द होते हैं, उनका कोई अनुवाद नहीं हो सकता है, कोई। उनका स्थानापन्न कोई शब्द नहीं होता है, सिर्फ वो बिल्कुल वैसे ही होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। लोटा शब्द है, उसका क्या अंग्रेजी बना सकता है कोई? सही बात। नहीं सही। बना सकता। जी जी। उसको आप पॉट कह सकते हैं लेकिन तो पॉट तो लेकिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लोटा वही ही। मैं कह रही हूँ हाँ। कि ये हमारे संबंध हैं, भाभी है, देवर है, जेठ हम्म, है, हम्म। बहनोई है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम और ये ब्यूटी है। एक्चुअली हिंदी की यही ब्यूटी है कि कहा जाए कि नहीं ड्यूटी है। जैसे जिस तरह से एक उसमें मैंने किताब में पढ़ा था कि लात के बहुत सारे जो पैर है, हाँ। इसके इतने सारे हम्म। वो हैं कि डिपेंड ऑन सिचुएशन की, सिचुएशन पर डिपेंड करता है हाँ। कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सारे और शब्द देखिए, हैं, इतने सारे पर्यायवाची हैं उसके। मैं तो पिछले साल किसी ने मतलब कहीं सोशल मीडिया पे ही कहीं मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आया वो लिखा हुआ। हम्म, हम्म। उन्होंने पोस्टर सा बना हुआ था, उसमें लिखा था, होते होंगे उन अंग्रेजी के शब्द कुछ साइलेंट, हमारी तो हिंदी भी बोलती है, हमारी तो हिंदी की बिंदी भी बोलती है। बिल्कुल सही मतलब बात। आप कहीं बिंदी भी लगा देंगे तो उसका भी उच्चारण है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, भाषा का इसीलिए कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही नहीं, बहुत मतलब वो बात नहीं है, मेरा कहने का यही है कि हिंदी में एक ध्वन्यात्मक भाषा, इसकी ये एक सक्षमता है। ये। इसलिए मैंने इस बात को कही। बिल्कुल इसकी बिल्कुल, ये सक्षमता भावना है व्यक्त करती है। हर शब्द कि से अपना एक अलग भाव व्यक्त करती है। अब जो भी आप बोलते हैं उसके लिए अक्षर हैं, मात्राएं हैं, प्रतीक चिन्ह है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ध्वनि निकाली और उसके लिए कुछ ना हो। जी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सब। बिल्कुल। आप ऊं, वो जो ऊं बिंदी लगा के लिखते हैं, ऊपर बिंदी रख के, और खाली बिंदी हाँ। लगाते हैं, उनका भी जो उच्चारण में फर्क है वो भी फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत प्रमुख है। उससे हंस लिख रहे हैं या हंस लिख देंगे, अब देखिए हाँ, कितना फर्क हो गया। आपने बहुत चंद्र फर्क। बिंदु लिख दिया जिसका तो अर्थ। हंस हो गया, और हाँ। आपने बिंदी बिंदी हटा लगा दी दी तो तो हंस हो गया। हंस हो गया। हम्म। तो ये चीजें हैं। तो मैं जो भी लोग आपके माध्यम से इस प्रोग्राम को सुने, जी। मेरा उनसे यही है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जहाँ भी उपयोग में हिंदी लाने का आपको मौका मिले, आप जरूर लाइए, प्रेम से लाइए। कोई विवाद का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है। और हिंदी प्रेम भाषा है बिल्कुल। बस। और हिंदी के मुझे कुछ याद आया अभी कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने फेसबुक में शेयर भी किया था कि हिंदी की जो अल्फाबेट हैं, जो क ख ग घ हैं, अगर आप इन्हें देखें तो ये जो क ख ग घ, ये कंठ से निकलते हैं। च छ ज ताला झ, ये यहाँ से निकलते हैं, तालू से। है ना। तालु से टा ताला ढा भी डा हमको ढा, बोलते जीभ पलट करके जो ऊपर का होता है वहां से निकलते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत भाषा मतलब बनाई गई है, जिसने भी इसे बनाया है कि अपने शरीर को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इवन जो अब हैं। सात हमारे जो चक्र होते हैं उसमें भी अक्षर, ये र, व, हाँ। ला, है ना, ये जो बोले जाते हैं, हम्म। सहस्त्र चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, तो उनमें भी वो अक्षर डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानव शरीर की रचना एंड प्लस हिंदी के देवनागरी शब्दों की रचना, अक्षरों की रचना, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संबंध है। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ये जो आज की भाषा नहीं है, ये बहुत गहराई की, बहुत पहले की भाषा है, जिसे लुप्त नहीं होना चाहिए, ये धरोहर है हमारी। जी बिल्कुल, हमारी भाषा जो मतलब जिसमें, और केवल हिंदी में आप देवनागरी के, लिपि हमारी देवनागरी है, लेकिन शब्द हम्म। उसमें कितने मराठी के शब्द हैं। भाई, एक उपन्यास शब्द है, देखिए ये मराठी का शब्द है। हाँ चिल्लर शब्द है, मराठी का शब्द है, हाँ हम लोग हाँ यूज करते हैं। बंगाली के बहुत सारे शब्द हैं, बंगाली भाषा के। हाँ। ऐसे ही तमिल तेलुगु भाषा के भी शब्द कुछ ना कुछ हमारी भाषा में आए। तो हम्म, हिंदी तो जैसे कहते थे, ये उन्होंने कहा था कि किसी विद्वान ने, कि एक ऐसा धागा है जिसमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं को, फूल को समेट के भारत की एक
माला, भारत जी माता को पहनाने की एक माला सुंदर सी तैयार हो जाती है। जी। तो हमारे सभी भाषाओं को अपनाते हुए किसी हम्म, भाषा के प्रति हम वैमनस्य नहीं रख सकते हैं। हमारी सभी अपनी भाषाएं हैं, उनकी अपनी बिल्कुल। महत्ता है। सबकी अपने उनको अपनाते हुए और हमें हिंदी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में जहां तक हो सके, हम्म अब जहाँ काम नहीं चल रहा है वो तो जीवन है, हमें कहीं अटकना नहीं है। हम्म। लेकिन जहाँ काम चल रहा है हिंदी से, वहाँ हिंदी से ही काम चलना चाहिए। जी ये जी। अच्छी बात है, बिल्कुल। इससे हिंदी को बहुत मातृभाषा में आत्मा बसती है, मतलब आत्मा। सम्मान, सम्मान का भाव होना चाहिए मन में, सबसे बड़ी बात। हर हीन भावना मातृभाषा के नहीं लिए आनी चाहिए। सम्मान का भाव होना चाहिए। और हर भाषा को मुझे लगता है कि बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ बोलना चाहिए और लेना चाहिए। कि कोई जी भी बिल्कुल। भाषा नीचे नहीं होती है, क्योंकि वो एक माध्यम है आपके हृदय की बात को, भावनाओं को व्यक्त करने का। तो जी भावनाएं बिल्कुल। बहुत प्योर होती हैं, बहुत सच्ची होती हैं, और उनसे जुड़े हुए सारे निकले हुए शब्द वो शब्द होते हैं। जी तो बिल्कुल। जी। तो एक बड़ा ही अच्छा। बात है कि आप देखिए, संस्कृत ही सारी हमारी भारतीय भाषाओं की जननी भाषा कही जाती है। जी तो हम, माँ तो हमारी सब भाषाओं की एक ही है, वो है संस्कृत, जिसमें से सारी भाषाएं निकली हैं। हाँ। और इसलिए सब बहनें हैं, सहोदराएं हैं। तो इसलिए बिल्कुल। सब भाषाओं में जुड़े शब्दों के साथ ही लेके हमें आगे बढ़ना है। जी और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं हर जगह, जब भी मौका मिले जी। उसका और सम्मान करें, मन में देवनागरी उसके की नाम से ही हीन स्पष्ट। भावना लाए। जी। ये देवनागरी जो शब्द है, ये नाम से स्पष्ट होता है कि देव के नगरों की लिपि, हम्म। देवों हम्म। की नगरों की लिपि। तो जब भारत में देव रहते ही थे, अगर आप भारत की बनावट देखें कि जिस तरह से सारे लिंग एक ही लाइन पर हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई इतने सारे मंदिर बनाए हुए हैं उन्होंने, जिनकी आप कल्पना मतलब करना मुश्किल है कि किस तरह से बनाए होंगे, इस तरह से उस समय उन्होंने सोचा होगा क्या कि होगा, ये, बनाया होगा। जी। आज ही किसी का मैं सुन रही थी कि वो पूछ रहे थे कि शंकराचार्य जी का क्या उसमें योगदान है प्रमुख। तो हम्म उनका, शंकराचार्य जी का योगदान ये है कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का मार्ग खोजा और चलाया। हम्म उन्होंने बताया, देखिए जो बद्रीनाथ केदारनाथ है, वहाँ के सभी पुजारी, मुख्य पुजारी जो है दक्षिण के होते हैं। हम्म हम्म और दक्षिण में जो मंदिर है वहां पे गंगोत्री के जल से ही स्नान कराया जाता है देवों को। हम्म। तो मतलब ये कि ये और वो जुड़े रहें। जुड़े रहें, कब जुड़े ये रहें। ना हो कि हम भारत का, हम जो होता था ना कि पहले अलग अलग फटाफट बन जाते थे कि सब, अब बहुत और से जी बताइए। उन्होंने बहुत मतलब जैसे कहना चाहिए कि बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से बुद्धिमत्ता सोचा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और पूरे पृथ्वी का, इन पृथ्वी से जुड़े हुए जितने भी नौ ग्रह, मैं तो कह रही हूँ गैलेक्सी का भी उन्हें अनुपात था, अनुमान था कि हम्म। कौन कितने दूरी पर है, कि कहाँ पर कौन सी चीज बनानी चाहिए। जो अलाइनमेंट उन्होंने सेट किया है वो इनक्रेडिबल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई कर सकता है अभी। हम तो नॉर्मल मानव है, तो वो देव पुरुष ही रहे होंगे जिन्होंने इतना कुछ किया है और बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञान का हमारे पास शतांश भी नहीं अभी आ पाया मुझे जितना भी था। यही लगता है, बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है। तो इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये मतलब बहुत ही सम्माननीय है ये। तो वही एक मेरी कविता थी कि इतिहास सुना है मैंने अश्म की जुबानी। तो अगर आप हाँ। भारत के बने हुए पत्थर ही देख लें, पत्थरों से बना हुआ मंदिर देख लें, या जो जो वो बना कर गए हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। तो जी। फिर तो भाषाएं भी तो किसी ने, मतलब देवों ने ही बनाई होंगी, तो उन वो भाषाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा आपने जो दर्शकों को हमारे अभी संदेश। एक हिंदी दिवस आने वाला है। जी तो जी मैं चाह रही थी कि कुछ अपनी एक कविता हिंदी दिवस की, हालांकि शायद आप लोगों को सुनाई भी होगी मैंने, जी जी। अगर मुझे मिल जाती है तो मैं इसके दो चार लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आप, बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास समय हो तो मैं इसमें हाँ हाँ, सुनाना समय चाहती ही समय है, हूँ स्वागत माध्यम है से। आपका, बताएं आप। सुनाएं। अब ये 14 सितंबर आ ही रहा है और हिंदी दिवस के लिए ये कविता मैंने लिखी थी। जी। भारत की संस्कृति की वाहक, हम्म भारत की संस्कृति की वाहक, हम्म इस धरती की पहचान हूं मैं। हम्म यहाँ भांति भांति की भाषाएं, हर भाषा का अभिमान हूँ मैं। सबको पाकर सब में मिलकर पावन संगम बन जाती हूँ। हम्म कोई पूछे ये परिचय मेरा, मैं हिंदी कहलाती हूँ। वरदाई की ललकार हूँ मैं, कबीरा की फटकार हूँ मैं, कहीं पद्मावत का करुण विरह, रसखान के गीतों का रस हूँ।
कहीं आला उदल की गाथा बन जन जन में शौर्य जगाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। कविता काफी बड़ी है, पर भी मैं थोड़ा सा इतना ही सुनाना चाहती हाँ, हूँ, आपके पास भी कोई समय बात नहीं, एक है। और स्टैंजा हो जाए, आप आगे बोलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। कान्हा की मधुरिम लीलाओं में, हम्म। कान्हा की मधुरिम लीलाओं में सूरदास का नयन बनी, दिग्भ्रमितों को राह दिखलाने तुलसीदास का कलम बनी, धर्म ध्वजा फहराने को मानस की चौपाई बन जाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। माता के जयकारे में मैं, भोले के भंडारे में मैं, हम्म। गुर के अरदास की बानी में, मीरा की अमर कहानी में, चैतन्य महाप्रभु बनकर मैं ही भक्ति का अलख जगाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। बापू के सत्य अहिंसा की मैं ही ताकत, मैं ही लाठी, बलिदान हुए लाखों सपूत, मैं हर उस समाधि की हूँ माटी, आजादी का शंख घोष बन मैं ही परचम लहराती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। यह देश धड़कता मुझ में है, यह देश धड़कता मुझ में है, मैं इसकी चंदन रोली हूँ, पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण हर भाषा की हमजोली हूँ, कजरी मल्हार और चैती बन मैं फसलों में लहराती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। नवरस मुझ में है विद्यमान, नवरस मुझ में है विद्यमान, मैं चिर नवीन एक भाषा हूँ, जो भी मुझ में लय होता है हर शब्द मेरा बन जाता है, अरबी अंग्रेजी या देशज में चंदन पानी सी घुल जाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। मत बांधो मुझको क्षेत्र प्रांत से, ना जाति धर्म से जोड़ो, मत बांधो मुझको क्षेत्र प्रांत से, ना जाति धर्म से जोड़ो, मानस भारत की मानस पुत्री हूँ, सब मिल मेरे बंधन तोड़ो, अगणित कंठों ने जब जब गाया मैं राष्ट्रगान बन जाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। शिक्षा विज्ञान या न्याय प्रशासन, यहाँ अब तक मेरा प्रवेश नहीं, मेरी ताकत तो जनगण मन है, कागज पे लिखा आदेश नहीं, सहज रूप से प्रत्येक विषय को मैं अभिव्यंजित कर पाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ। अपनी भाषा में शिक्षा का मौलिक सबको अधिकार मिले, अपनी भाषा में शिक्षा का मौलिक सबको अधिकार मिले, अपनी भाषा में राजकाज हो तब स्वराज का स्वप्न खिले, मुझ में जो स्पंदन भर दे उस राम की राह निहारती हूँ, मैं हिंदी कहलाती हूँ, मैं हिंदी कहलाती क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हूँ। सुंदर। जैसे धन्यवाद। हिंदी में आपने जितना भी बताया, और जो ये पूरी कविता ने आपकी सारी बात को कह दिया यहाँ पर। जी, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया आपसे बात करके वंदना जी। और मुझे भी उतना ही आनंद आया आपसे बात करके। जी। जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने ही भाषा को मतलब प्रगति पर ले जाने के लिए बातचीत करते हैं। पिछले कुछ लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है हिंदी के लिए, जो हिंदी विभाग में काम कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि हिंदी विभाग में जो काम करते रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के, उनके अनुभवों को लेकर के आज के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से हमें अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना है और आगे लेकर जाना है। तो इसीलिए हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इस तरह से लोगों को ढूंढ 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 कर लेकर आ रहे हैं, ताकि लोग जानें और समझें कि भाषा से संबंधित रहकर कार्य करना एक तरह से देश को प्रगति पर लेकर जाने का कार्य है। तो हम आगे भी मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। ठीक है। और जी। तो आज अब हम इस साक्षात्कार। वैसे भी विश्व साहित्य सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया और इतनी अच्छी बातचीत में शामिल किया, और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। धन्यवाद आपको बहुत। जी, धन्यवाद वंदना जी। और इस साक्षात्कार को अब हम यहीं पे विराम देते हैं, और जी। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि आपको भी। जी, धन्यवाद।